चलो, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तो एक बार तुमने ध्यान दिया होगा, तो हमने इससे पहले जो बुक फॉलो कर रहे थे वो बिहार गवर्नमेंट की बुक थी, जो SCERT द्वारा दिया जाता था, ठीक है, और तुम्हारे स्कूलों में मिलता था। तो क्लास 7 का पादपों में पोर्शन जो था वहाँ पे खत्म कर चुके थे हम लोग। उसमें पोषण की विधियाँ और सब कुछ पढ़ लिए थे, कोशिका क्या होता है ये सब पढ़ लिए थे ना। लेकिन जब से ये नया बुक आया है, NCERT का न्यू बुक जब से इशू किया गया है, तो उसके बाद हम लोगों ने NCERT को फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और NCERT में ये हमारा दूसरा क्लास है, दूसरा है तीसरा है, तीसरा क्लास है शायद, आई थिंक तीसरा क्लास है। और तीसरे क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे कि तुम मतलब कुछ पादपों की पत्तियाँ जो है वो हरे के मतलब हरे नहीं होते हैं, दूसरे कलर के होते हैं। क्या वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, इनको समझेंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में समझेंगे पोषण की विधियाँ क्या क्या होती है, ठीक है। ये हम लोग NCERT के थ्रू पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग SCERT फॉलो करते थे, जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। ये NCERT मतलब लगभग पूरे इंडिया में जितनी भी बुकें चलती है, तो वहाँ पे लगभग तुम्हें NCERT को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अभी भी मतलब कुछ जो बिहार गवर्नमेंट की तरह, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है वो अपना बुक चलाते हैं, और तुम्हें गुजरात है वहाँ पे अलग बुक चलती है। लेकिन NCERT जो बहुत जगहों पर फॉलो किया जाने लगा है, ठीक है, और बहुत जल्दी ये सब जगह पे मतलब लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले जो हम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, तुम्हें कुछ याद है? इससे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, या हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सब पढ़े थे ना। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सब पढ़े थे। तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है पता है तुम लोगों को? तो होता ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, ये तुम्हारा कहाँ तक पहुँचता है? पौधे के पत्तियों तक पहुँचता है। और पौधे के पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। यही पढ़े थे ना, यानी कि CO2 प्लस H2O, उसके बाद तुम्हारा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और तुमको मैं बता दूं कि इसमें जो ऑक्सीजन बनते हैं, मतलब इसके भोजन की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बनते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ज्यादा फायदाकारी होते हैं, जबकि जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो पौधे के विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ गई बात? तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और इसको समझ लिए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आज उसी में एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था जिसको हमने कवर नहीं किया था। तो उसमें था कि मरुस्थलीय पादपों में क्या होते हैं कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखो होता क्या है कि तुम्हें पता है कि मरुस्थलीय इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है ना। जैसे राजस्थान हो गया, अपने मतलब अगर यहाँ पर देखोगे इंडिया में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये दोनों ज्यादा मरुस्थलीय इलाके हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। और हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? मतलब जड़ के थ्रू वो क्या करते हैं? जल लेते हैं और खनिज लवण लेते हैं। और मुझे पता है कि पत्तियों तक जब ये जल और खनिज लवण पहुंचते हैं तो ये सारे जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। तो जो कुछ जल बच जाते हैं उनको क्या करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन के थ्रू वातावरण में छोड़ देते हैं। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा रेगिस्तान या राजस्थान जैसे इलाकों में या गुजरात जैसे इलाकों में रेगिस्तान होने के कारण क्या होता है कि मतलब वो जो वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी निकला उसका पता नहीं चल पाता, इसकी वजह से उसका जल क्या होता है? खराब हो जाता है, क्षय हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? अब देखो होता क्या है कि यहाँ इन जगहों पर अगर तुम जाओगे तो वहां पर के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। कैसे हो जाती है? इसको रोकने के लिए सल्क अथवा क्या होती है? शूल रूपी हो जाती है। समझ गए बात को? किसको रोकने के लिए? वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, ताकि वाष्पोत्सर्जन न हो। बात समझ में आ गई ना? अब अगला एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती है। क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? अब जरा सोच करके देखो, हमने क्या बोला कि आज से पहले हमने यही पढ़ा ना कि हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं वो अपने मतलब भोजन स्वयं बनाते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये पढ़े थे। लेकिन अब बात क्वेश्चन यहाँ पर यह आया कि हरे पौधे के अतिरिक्त कुछ और पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां दूसरे रंग की होती है ना। जिनकी पत्तियां क्या होती है? हरे के अलावा दूसरे रंग की होती है। तो क्या इन पौधे के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? इनको समझते हैं और इनका आंसर एक बार ध्यान से देखो। तो हमने क्या लिखा कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? अन्य रंग की पत्तियों में भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब देखो हमने क्या बोला था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है तुम्हारा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जहां पर होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से हो जाएगी।
क्योंकि तुम्हें पता है ऊर्जा का जो भंडारण कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, क्लोरोफिल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्या करता है कि अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। साफ साफ लिखा है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन इनका पत्ते का रंग मतलब हरे के अलावा दूसरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इन पत्ती में जो उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरोफिल के हरे रंग के मतलब प्रच्छादन करते हैं। प्रच्छादन करने का मतलब होता है ढक देना, क्योंकि ये किस कलर के हैं? लाल और भूरे रंग के हैं, है ना। और ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल में जो उपस्थित हरा वर्णक है उसको क्या करते हैं? ढक लेते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? हरे रंग के दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि लाल और भूरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। बात समझ में आ गई ना। और लेकिन क्या होता है कि ढक लेने के बाद भी क्या होता है? इनमें, इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते रहती है। बात समझ में आ गई ना। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते रहती है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले आगे है कि शैवाल क्या होता है। तो तुम एक चीज देखा होगा कि जमे हुए पानी को या फिर तुम बाल्टी में रख दो या कहीं और रख दो तो वहां पे क्या होता है? धीरे धीरे काई जमने लगता है, जमता है ना। अब क्या होता है? अब इसके आंसर देखो हम क्या लिखे हैं कि अवपंखी काई जैसे पादप जो होते हैं वो सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। ये जो मतलब काई तुम्हारा बन रहा है ये कुछ जीवों के जो है वृद्धि के कारण बनता है। ठीक है, कुछ जीवों का। अब ये जो कुछ जीव है जिसके वृद्धि के कारण ये बन रहा है, कौन सा? काई जो बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ध्यान रखना, काई जिन जीवों के वृद्धि के कारण बनता है उसी जीव को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। अब पूछा जा रहा है तुम लोगों से कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से बनता है। अच्छा एक बात बताओ, हम तो ये समझ लिए थे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हमने ये समझा कि उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, जल से लेते हैं, प्रकाश तुम्हारा सूर्य से मिल ही जा रहा है और बदले में वो क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और जल बना देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन बना देते हैं। ठीक है, साथ में कुछ जल भी बनाते हैं जिसको वाष्प के रूप में हम कहते हैं कि छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर तुमसे एग्जैक्टली पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो CO2 + H2O, इसमें क्या लिखते हैं हम? क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, और क्या लिखते हैं? प्रकाश या सूर्य का प्रकाश लिखो, है ना, सूर्य का प्रकाश। और ये क्या होता है? क्या बनाते हैं यहाँ पे? C6H12 और O6, और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन, और साथ में कुछ जल यानी कि H2O भी बनाते हैं। ये किसके रूप में होता है? वाष्प के रूप में। जो हम क्या बोले थे कि तुम्हें क्या बताए थे कि ये जो वाष्प बन रहे हैं H2O बन रहे हैं, है ना, ये जो H2O बन रहे हैं वाष्प के रूप में, हमने क्या बोला था कि पौधे जो जड़ से जल लेते हैं वो क्या करते हैं? पूरे जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो उसको वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ देते हैं। ये बताए थे ना। अब देखो क्या होता है कि इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि अब बताओ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोले। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोले। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अब पूछ रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज है ये किन किन चीजों से बना है। तो ध्यान रखना ये किन किन चीजों से बना है। तो देखो इसमें C6 दिया हुआ है यानी कि कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणुओं से मिलकर के बना है। ये एक अणु जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं। तो ये किन किन चीजों से मिलकर के बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट पता लगा किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं कि कार्बन यहाँ पे है, प्रोटीन किस प्रकार के पदार्थ हैं?
तो हमको पता है कि प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। जो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। प्रोटीन में तुम्हारा जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। इसलिए हम लोग प्रोटीन को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ बोलते हैं। समझ गया? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि क्या हम बोले कि प्रोटीन क्या है, कि नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये बन के आ गया कि अब ये बताओ कि पादप में नाइट्रोजन पहुंचता कैसे है ना? ये भी तो सुनना जरूरी है पादप में, क्योंकि हमको ये अच्छे से पता है कि पादप जो है डायरेक्ट वातावरण से ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम देखना कि हम लोग जब खेती उती करते हैं उसमें भी जब हमको खाद डालना होता है तो वो पौधे के अगल बगल में डालते हैं, ना कि पौधे के जड़ में डालते हैं। ठीक है, रीजन ये है क्योंकि डायरेक्ट वो इनहेल करेगा तो पौधा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो अब ये जो है, ये नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करते हैं? तो होता क्या है कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। हमारे मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो क्या करता है, गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देता है ना, गैसीय नाइट्रोजन। और हमको पता है कि वातावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। इसलिए इसको इस जीवाणु को गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये क्या करते हैं, मृदा में फिर इसको क्या करते हैं, निर्मुक्त करने का मतलब क्या करना, छोड़ देना। निर्मुक्त करने का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, निर्मुक्त कर देते हैं। और यह विलय पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि ये एक विलय पदार्थ बन जाता है, जिसके बाद क्या होता है, जल के साथ इसको अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? पादपों के द्वारा, पौधों के द्वारा। जिसके बाद क्या हम समझते हैं कि इसी के कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो पौधों तक आसानी से पहुंच जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर होगा? और जब ये क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, समय हो गया है। ठीक है, तो अब जब अगले क्लास होगा तो उसमें हम लोग ये समझेंगे पादपों में जो पोषण की अन्य विधियां हैं वो क्या क्या है ना। पोषण की अन्य विधियां जैसे विषमपोषी हो गया, स्वपोषी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, विषमपोषी हो गया है ना, विषमपोषी ही पढ़ेंगे। विषमपोषी में 2 भाग है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चल आज क्लास में इतना ही।